भारतीय मानचित्र, ठीक है। भारत का भौगोलिक विस्तार भारत का भौगोलिक विस्तार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत के भौगोलिक विस्तार में हम लोग कल जो सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो देखे, कौन कौन से राज्य लगते हैं कल वो देखे, कौन कौन सी तटीय सीमाएं कौन कौन से राज्य टच करते हैं वो देखे हम लोग, कर्क रेखा देखे कितने राज्यों से गुजरती है, मध्यमान रेखा देखे जो 82.5 डिग्री हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है उसको देखें, ठीक है। इतना सब देखने के बाद हम लास्ट में लिखवाए थे आप लोगों को कि जो ये राज्य हैं कितने देशों को टच करते हैं या कौन से देश हैं जो हमारे भारत के कितने राज्यों को टच करते हैं, ये लिखवाए थे आपको कि पाकिस्तान कितने राज्यों को टच करता है, अफगानिस्तान कितने राज्यों को टच करता है, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कितने राज्यों को टच करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, यहाँ तक हो गया है। ये है भारत का नक्शा, शायद कुछ ठीक बना होगा आज सीख जाएंगे बनाते बनाते। अब क्या करता है वो, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछता है कि जो ये म्यांमार है ये भारत के कितने राज्यों को टच करता है, सॉरी भारत के जो ये लंबाई है कितने लंबाई में टच करता है, ठीक। हाँ म्यांमार, ये जो गुजरात है कितना टच होता है, जो राजस्थान है कितना टच होता है, ये जो आपका सॉरी पाकिस्तान कितने लंबाई में टच करता है, अफगानिस्तान कितने लंबाई में टच करता है, चाइना कितने लंबाई में टच करता है, ये जो है ये वाला ये कितने, नेपाल वाला ये कितने में टच करता है, जो भूटान है कितने में टच करता है, ठीक है। यानी ये जो बांग्लादेश है कितनी लंबाई इनकी साझा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए बांग्लादेश। कल हम बता दें कि कौन कौन से देश जो है हमारी सीमाओं से टच होते हैं। 4096 किलोमीटर, ठीक है। जो बांग्लादेश है भारत से अपनी जो सीमा साझा करता है वो 4096 किलोमीटर से तय करता है, ठीक। यानी टोटल जो सीमा यहाँ से यहाँ तक आएगी ये टोटल 4096 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे हम लोग 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। सर 0 डिग्री लाइन का मतलब जीरो लाइन, वहाँ पे
बस नाम बना दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया जीरो लाइन। ठीक है, और ये जो सीमा है वो यहाँ से लेके जीरो लाइन सीमा त्रिपुरा बांग्लादेश ऐसे लेके यहाँ तक की रेखा को हम लोग जीरो लाइन सीमा कहते हैं, 0 डिग्री नहीं कहेंगे। ठीक है, जीरो लाइन सीमा। ठीक है, अब आइए पाकिस्तान के पास, सॉरी इसके बाद चाइना पे आइए। चीन 3488 किलोमीटर। अब देखिए इसमें क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, ठीक है, इसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। ठीक, इधर की जो लाइन है जो टच होता है इससे बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लिखिए इसको, चीन से ही सीमा साझा करता है, चीन के साथ एक सीमा साझा होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक है मैकमोहन रेखा। देखिए ये वाली जो लाइन है इसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो है सीमा साझा करता है चाइना के साथ, जो तिब्बत वाला भाग है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि कौन सी रेखा चाइना और अरुणाचल प्रदेश पर करती है तो यही, हाँ मैकमोहन रेखा ज़्यादातर यही पूछता है, LAC को कम पूछता है। ठीक है, कुछ लोग बता देते हैं कि ये पूरी जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक की ये LAC है। ठीक है, कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा साझा होती है इसे मैकमोहन बोला जाता है, बाकी इधर की जो रेखा है जो सीमा साझा होती है इसे LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे विवाद हो रहा है, अभी भी चल रही है। ठीक है, गलवान घाटी कहाँ, इसी में है ना, यहीं पे, ये पढ़ाई तो है हम लोगों को, पेंगसो लेक वगैरह है। ठीक है, यही सब है। ठीक, अब आइए पाकिस्तान। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर तय करता है। तैंतीस सौ 23 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से एक लाइन है, इसका जो स्थान है दागिस्तान है वो पाकिस्तान में भी गया है। हाँ बताएं आप लोगों को ना कि जो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे इसका जो विस्तार है थार मरुस्थल का, ज़्यादा विस्तार हमारे यहाँ है। ठीक है, 70% लगभग विस्तार हमारे यहाँ है, 30% इसके पास है। सर दागिस्तान में भी सेना नहीं भारतीय BSF वगैरह यहीं पे लगती है ना। अब हम यहाँ पे आप लोगों को जब पढ़ाएंगे सेना में कि कौन सी सेना कहाँ लगती है, कौन सी सेना कहाँ लगती है, जैसे इस वाले बॉर्डर पे यहाँ से लेके इस वाले बॉर्डर पर चाइना लगती है, फिर यहाँ पे SSB लगती है। ठीक है, इधर असम राइफल वगैरह लगती हैं, ठीक, CRPF वगैरह लगती है। तो अलग अलग सेनाएं जहाँ हैं, आर्मी लगती है, इधर BSF वगैरह लगती है। ठीक है, BSF बॉर्डर पर रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके पीछे आर्मी उसके सपोर्ट में रहती है। ठीक है, तो वो अलग से पढ़ाएंगे एक दिन कि कहाँ से क्या वो इंटरनल सिक्योरिटी का भाग है, आंतरिक सुरक्षा में। ठीक है, तो उसको पढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर रेखा हमारे भारत से सीमा साझा करता है। ठीक है, यहीं पर LOC खींचा गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC।
ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए इसके बाद अब कहता है अफगानिस्तान। एक 106 किलोमीटर। ये कभी कभी दूसरा भी चेंज करता है, लगभग 96 देता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेपाल। सत्रह 1751 किलोमीटर। इसके बाद भूटान है, लगभग 700 किलोमीटर। हो गया। इसके बाद लिखिए म्यांमार। 1643 किलोमीटर। कितने देश सीमा साझा कर रहे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। 7 देश हैं। ठीक है, ये स्थल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर्वाधिक लंबी सीमा कौन साझा करता है? ठीक है, अब आपको देखना है कि सर्वाधिक कौन सी जो रेखा है वो साझा करती है। तो सबसे बड़ी जो है बांग्लादेश है, जिसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। ये त्रिपुरा से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर पूरे बांग्लादेश तक आती है। ठीक है, ये 4096 किलोमीटर तय करती है। उसके बाद चीन है, 3488 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन आता है जो 3488 किलोमीटर तय करता है। इसे हम लोग, यहाँ की एक लाइन है, हम लोग उसे LAC बोलते हैं, एक मैकमोहन रेखा है। ठीक है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर तय करता है। यहाँ पे एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको लिख देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे आता है नेपाल आपका, 1751 किलोमीटर। ठीक, पाँचवें नंबर पे आता है आपका म्यांमार, 1643 किलोमीटर। छठवें नंबर पे आता है भूटान, लगभग 700 किलोमीटर। और सातवें नंबर पे आता है 106 किलोमीटर पे अफगानिस्तान, या 96 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ आपकी स्थलीय सीमा। ठीक, अब स्थलीय सीमा में एक हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। एक होता है भारतीय उपमहाद्वीप। हाँ, कितना अंदर पूछ रहा है दक्षिण भारत की पेत्रा नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? अन्नामलाई, नंदी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, असंभव पहाड़ी। नदी अभी पढ़ाई नहीं है ना? नदी नहीं पढ़ाई करेगा। नदी तो इसको आप बताए थे नहीं, इसमें अब अन्नामलाई पहाड़ का नाम है। हाँ, अन्नामलाई तो पहाड़ी के नाम बताए आप लोगों को। और दिवाली कर लिए थे, काफी लोग बनाइए थे, तो हमको लगा कि आप बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे के लिए अभी नदी नहीं बताया। जब नदी हम पढ़ाएंगे ना, तो नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ गिरती है, कौन नदी आके उसमें मिलती है,
ठीक है। नदी बढ़ा ये तो वो जो पढ़ाएंगे हम, बढ़ा दें। आप उसमें से एक भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत है, भारत जो है, आप जब विश्व के नक्शे पे देखेंगे, ठीक है, भारत को जब विश्व के नक्शे पे देखा जाएगा तो इसका जो विस्तार है ये एशिया का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, एशिया का दक्षिणी विस्तार है ये, ठीक है। भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महाद्वीप का नाम पड़ा है जिसका नाम है हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे यहाँ से लेके इसके पूरे नीचे तक फैला है हिंद महासागर, ठीक है। समय अब भारतीय उपमहाद्वीप कहते किसे हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप जो देखिए, ये जो भारत है, भारत पहले का विस्तार इसका, ये जो म्यांमार आपका दिख रहा है इस साइड म्यांमार है, यहाँ तक था, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ तक है, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देशों को जोड़ती है जो भौतिक रूप से एशिया से विभाजित है, ठीक है। जो भौतिक रूप से एशिया से विभाजित हैं वो 5 देश आते हैं जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, जैसे इधर से आप देखेंगे तो आपका पूरा हिमालय यहाँ से है, ठीक है। इधर से जो है आपका पूरा हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय पूरा विभाजित हो गया किससे, चाइना से, ठीक है। इधर जो चाइना वगैरह है अब इधर से विभाजित हो गया हिमालय से, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है हिंदू कुश, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है हिंदू कुश, उससे विभाजित हो गया पाकिस्तान, ठीक है। ठीक, यहाँ से विभाजित हो गया हिमालय से, ठीक। और यहाँ पे विभाजित हो गया पटकाई बूम अरकान युमा से, ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ इधर की हैं अरकान युमा जो म्यांमार में है, हमारे भारत में है, इन पहाड़ियों से ये अलग हो गया। यानी जो भौतिक रूप से विभाजित हुआ एशिया से, ठीक है, एशिया से भौतिक रूप से विभाजित होने के बाद, भौतिक का मतलब है वहाँ पे हिंदू कुश पर्वत से विभाजित हो गया, यहाँ पे हिमालय से विभाजित हो गया, यहाँ से पर्वतों से विभाजित हो गया, ठीक है। अब इतने भौतिक विभाजन होने के बाद इसके अंदर जो देश आ रहे हैं उनको बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के देश, ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें शामिल है 5 देश, ठीक है। आपसे कोई पूछे भारतीय उपमहाद्वीप है क्या, एशिया का, एशिया में एशिया का दक्षिणी भाग जो भौतिक रूप से विभाजित है, ठीक है, एशिया का वह दक्षिण भाग जो भौतिक रूप से विभाजित है भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, ठीक है। महाद्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बहुत बड़ा हो, ठीक है, वो महाद्वीप होता है। प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों तरफ से घिरा हो, ठीक है। हम लोग इसे कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम लोग भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है उपमहाद्वीप, यानी दक्षिण एशिया का वह भौतिक विभाजन जो हिमालय द्वारा अलग होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें है 5 देश शामिल, कौन से, पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। ठीक है, इसको लिख लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप नक्शा सही है ना? है आज अच्छा लगता है बन के थोड़ा सा। सही है। लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप एशिया का वह दक्षिणी विस्तार, एशिया का वह दक्षिणी विस्तार जो एशिया का वह दक्षिणी विस्तार जो भौगोलिक रूप से विभाजित है, और लिख लीजिए भौगोलिक नहीं, भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से विभाजित है, वह भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ में। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, इस श्रीलंका को और मालदीव को दे देता है, तो भौतिक रूप से तो ये भी विभाजित है। जो पानी यहाँ पे आया है समुद्र का, इस आधार पे तो ये भी विभाजित है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी जो डाटा देती है, एनसीईआरटी इस डाटा को देती है। ठीक है, जो एनसीईआरटी हमारे यहाँ जो जिस पे यूपीएससी आधारित है, ठीक है, वो जो डाटा देती है वो ये डाटा देती है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। 5 देश आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब इतना तो हो गया। अब हमें पढ़ना है, इधर तो भारत का कोई विस्तार है नहीं, न कुछ है, बस सीमाएं हैं। ठीक है, अब इधर पढ़ना हम लोगों को कि भारत जो है यहाँ से अपने समुद्री तट से कहाँ तक इसका समुद्र में विस्तार है। ठीक है, तो इसका लिखिए भारत का सामुद्रिक विस्तार, भारत का सामुद्रिक विस्तार या भारत का जल क्षेत्र। ठीक है, अब भारत का जो जल क्षेत्र है, हम लोग सबसे पहले हमारी जो भारत की सीमा है, इस वाली जलीय सीमा, ठीक है, ये हर जगह टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, हर जगह टेढ़ी मेढ़ी है, तो एक अस्थाई रेखा खींच दी गई है। ठीक है, एक अस्थाई रेखा खींच दी गई है जिससे हम लोग एक दूरी नापते हैं कि यहाँ से लेके 12 किलोमीटर तक, ठीक है, प्रादेशिक सीमा होगी। ठीक है, यहाँ से लेके 12 किलोमीटर प्रादेशिक सीमा होगी, फिर इससे आगे फिर 12 किलोमीटर, फिर इससे आगे 176 किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल 200 किलोमीटर का विस्तार है भारत का समुद्र में। ठीक है, टोटल भारत का 200 किलोमीटर तक विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसे हम लोग कहते हैं प्रादेशिक सीमा, इसे हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, दूसरे वाले को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, ये जो है यहाँ तक भारत पूरा, जैसे ये जो प्रादेशिक सीमा है, इस प्रादेशिक सीमा में
भारत जो है, भारत से बिना एंट्री लिए जो यहाँ से अब एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, एक अस्थाई रेखा खींच दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे टेढ़ा है, फिर यहाँ टेढ़ा है, जब भारत का नक्शा आप देखेंगे, देख रहे हैं टेढ़ा है ना, अब इसको क्या होगी, एक अस्थाई रेखा खींच दी जाएगी, ठीक है। अब उस रेखा से 12 किलोमीटर आगे प्रादेशिक सीमा, फिर उससे 12 किलोमीटर आगे संलग्न क्षेत्र, ये जो रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है। इसका महत्व है कि जो प्रादेशिक सीमा है, इस प्रादेशिक सीमा के अंदर कोई भी जहाज बिना भारत से पूछे एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। बिना भारत से पूछे एंट्री नहीं कर सकता। अगर बिना भारत से पूछे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी लगी है भारतीय नौसेना, इनको उड़ा देगी, ठीक है, इनको तुरंत मार देगी। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक वो आपको नहीं आने लगेगी अंदर, ठीक है। तो जो भारत की प्रादेशिक सीमा है, ये सबसे सिक्योर जगह है, ठीक है। यानी इतने दूर तक तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप कोई सामान लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब बीचों पे या कभी तब बंदरगाहों पे कोई भी जहाज या कंटेनर सामान लेके अपना आता है, तो इस 12 किलोमीटर पहले जो हमारे यहाँ नेवी लगी है, जो हमारी नेवी निगरानी कर रही है, पूरे समुद्री तट का जो निगरानी कर रही है, वो इनसे पूछेगी। और हम जो जिस तरह से आता है, जिस तरीके से इधर से आएगा, ये लोग, इन लोगों से पूछा जाता है, इन लोगों से पास मांगा जाता है, तभी ये इंटर कर पाते हैं। बिना पूछे अगर ये पास मांगे, आखिर वो जो घटना घटी थी हमारी, वो इसी गलती से ना घटी थी, जो यहाँ पे घटी थी घटना, जो महाराष्ट्र में आ गए थे सब अपने छोटा सा जहाज लेके। पहले तो वो सब जहाज अपना लेके आए, और बीच रास्ते में जो यहाँ पे एक मछली मारने वाला हसमा रहता था, वो तो नेवी वाला से उसकी पर्चा हो गई थी। अब वो गया था मछली फिर मारने, पता कर रहे, लेकिन बीच रास्ते में सब उसको पकड़ के मार दिए। अब वापस लेके आए तो फिर वो सब उन्होंने पूछा ही नहीं, ठीक है। तो हमारी जो नेवी है इसीलिए भी इतनी एक्टिव रह रही है कि जो प्रादेशिक सीमा है, ये ना 12/176, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये सभी देशों के लिए है, ठीक है। ये जो है ना, ये सभी देशों के लिए है। अब सभी देशों का मतलब है चीन के पास भी यही है, पाकिस्तान का होगा यहाँ पे तो पाकिस्तान के पास भी यही है, ठीक है। लेकिन अभी आप पूछ देंगे कि सर यहाँ पे श्रीलंका का फिर कैसे होगा, हाँ पूछ देंगे, क्यों? क्योंकि सभी देशों के पास ये लगभग 200 किलोमीटर का विस्तार है कि नहीं, 200 किलोमीटर का विस्तार है। तो यहाँ पे तो 200 किलोमीटर होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ का विस्तार बटेगा कैसे? श्रीलंका भी कहेगा हमारा संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक सीमा, और ये वाला जो है टोटल 200 किलोमीटर का हो रहा है, हम भी इधर तक आएंगे। भारत भी कहेगा हम भी इधर तक आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि जब कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आधा आप बांट लेंगे, आधा इस देश को मिलेगा, आधा इस देश को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी समस्या आ सकती है, ठीक है, ऐसी समस्या आ सकती है। अब इसके लिए बनाया गया एक नियम अंकलास, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र जो है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के एक समझौता हुआ। लॉ ऑफ सी मतलब समुद्री कानून को लेके, ठीक है। जो समुद्री कानून हुआ, इस चीज़ को याद रखिएगा, अंकलास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक है। ये जो कन्वेंशन हुआ, इस कन्वेंशन के तहत ये जो प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा, ये जो है, ठीक है, ये इतना जो है बताया गया है इस अंकलास वाले नियम से, ठीक है। अब इस अंकलास वाले नियम पर जब निर्धारित किया गया तो सभी देश इसी को मानेंगे, ठीक है। लेकिन चाइना है दक्षिणी चीन सागर में, कहता है दक्षिणी चीन सागर पूरा मेरा है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर में आपका फिलीपींस है, उसी के जस्ट बगल में वियतनाम है,
ठीक है, इन सबों की सीमाएं लगती हैं। वो कहता है कि नहीं, पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। तो इस आधार पे तो हम लोग भी कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान वाला ये वाला मेरा है, ठीक है। और इस आधार पे तो हम भी कह सकते हैं कि पूरा हिंद महासागर हमारा है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम दक्षिणी चीन सागर को अपना बोलते हो, वो तो हमारे देश के ही नाम पे है। हिंद महासागर तुम्हारा दक्षिणी चीन सागर है और हमारा हिंद महासागर है, यानी मेरे ही नाम पे पूरा महासागर पड़ा है। इस आधार पे तो पूरा महासागर मेरा हुआ। इस आधार पे तो पूरा जो महासागर है ये तो मेरा हुआ, ठीक है। तो भाई चाइना नहीं मानता वो अलग बात है, थेथर लोग नहीं होते गाँव में, थेथर वो वही हो गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना को जो है कम्पीट करना किसी की सबके पास की बात नहीं रही है। भारत को देखते हैं, जब चाइना की बात आती है तो भारत थोड़ा सा बैकअप पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पूरे टिके हैं ना, ये जो पूरा आपका भारत दिख रहा है पूरा चाइना पे टिका है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में फ़ोन वगैरह को लेके जो सिस्टम हुआ था, ठीक है, फ़ोन वगैरह अगर जो लॉकडाउन जो चाइना से विवाद हुआ, हमारा गलवान घाटी में यहाँ पे विवाद हुआ, अगर हम उस समय फ़ोन के निर्माण को रोके होते या फ़ोन के आयात को रोके होते तो शायद हमारे भारत में श्रीलंका वाली हालत रही होती। क्योंकि सबके पास फ़ोन है, सबको फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई जो लोग इसके ऊपर टिके हैं चाइना के ऊपर, वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारा चाइना से विवाद हो। लेकिन जो लोग विकसित के रूप में आना चाहते हैं, आगे उभर के आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नहीं हम आगे निकलें। अब भारत जब आगे निकलना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो चाइना के जो भरोसे बैठा है दब जाता है, ठीक है। तो अब हम नहीं बोल पाते उतना, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी करनी है, ठीक है। और वो डायरेक्ट बोलता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है तो मेरा ही है। कोई भी देश उसको ये नहीं कहता है कि नहीं आपका ये नहीं है। चिल्लाते रहिए आप, वो कह देगा कि 9 डैश लाइन हमारी है, ऐसे करके कह देगा 9 डैश लाइन खींच दिया है दक्षिणी चीन सागर में। बोलता है कि इस 9 डैश लाइन से, इस 9 डैश लाइन के बाद से जो सीमाएं हैं वो आपकी होंगी, बाकी इस 9 डैश लाइन के अंदर हमारी सीमाएं हैं। वो चाइना बोलता है, भारत के पास ऐसी कोई रेखा नहीं है। और हम चाहते हैं कि भारत भी एक रेखा खींचे। भारत वसुधैव कुटुंबकम का जो राग अलापता है उस चीज़ को थोड़ा छोड़े वो, ठीक है। और इस तरफ आए, थोड़ा इस तरफ आए कि नहीं कहे कि ये जो म्यांमार वगैरह कूदते हैं ना, इंडोनेशिया वगैरह कूदते हैं, ये लोग थोड़े शांत रहें। लेकिन हमें सिर्फ वही नहीं देखना है ना, हमें एक दूसरे से रिलेशन भी देखना है। क्यों? अगर हमने ऐसा किया, ये बांग्लादेश चाइना के सपोर्ट में, इंडोनेशिया चाइना के सपोर्ट में, श्रीलंका चाइना के सपोर्ट में, पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट में, ये जो अरब देश हैं चाइना, सब चाइना के सपोर्ट में हैं ही और हो जाएंगे। जो हमारे साथ व्यापार हो रहा है और टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारे पास कुछ है ही नहीं जिससे हम खुद उत्पादन करते हो, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बनाते हो या बैटरी बहुत ज़्यादा बनाते हो जिससे हमारा भारत खुद पे स्थिर हो जाए। ऐसा हमारे पास कोई साधन नहीं है, ठीक है। अगर हम दक्षिणी चीन सागर में, उसका सबसे बड़ा कहने का ये तात्पर्य हो जाता है कि उसके पास हर एक चीज़ है। उसने अपने आप को उस स्तर पर ला दिया है कि अगर वो सभी देशों से नाता तोड़ भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे नाता तोड़ेगा कौन? हर देश तो उसी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि सबसे सस्ते सामान है आज हमारे देश में। जितने भी फ़ोन बिक रहे हैं, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन हमारे भारत में अगर बनाया जाएगा तो पहुंच जाएगा 30,000 रुपया। यही फ़ोन जो चल रहा है, ये फ़ोन हमारे भारत में 30,000 रुपये में चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ चाइना उसी फ़ोन को 15,000 में दे रहा है, 17,000 में दे रहा है, 12,000-13,000 कम है। आज तक भारत फ़ोन क्यों नहीं बना पाया? यही सबसे बड़ी समस्या है ना। भारत में सिलिकॉन नहीं है, न उसकी बैटरी सही बन पाती है, न यहाँ पे मैकेनिक सही है, न कंपनी कोई अच्छी है, ठीक है। सिर्फ एक टाटा अभी आई है, वो आईफोन के साथ बना रही है, वो भी दूसरा है, ठीक है। ये वाला जो है इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अब क्या है, ये बता रहे थे कि जो अंक्लास है, ये जो नियम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ये जो नियम बना ये सभी देशों के लिए बना,
ठीक है। ये बना सभी देशों के लिए कि जो 12 किलोमीटर है यहाँ से आपकी प्रादेशिक सीमा रहेगी, और इस 12 किलोमीटर के अंदर बिना आपसे पूछे, बिना आपकी अनुमति से, बिना आपकी सहमति से कोई भी जहाज जो है आपकी सीमा के अंदर नहीं प्रवेश करेगा। ठीक है। 12 किलोमीटर, इससे आगे फिर टोटल है 200 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ से लेके, ठीक है, ये जो अस्थाई रेखा खींची जाएगी सभी तटों पे, इस एक अस्थाई रेखा के बाद, ठीक है, इस अस्थाई रेखा के बाद जो 12 किलोमीटर की रेखा खींची जाएगी वो प्रादेशिक सीमा होगी। बाकी जो 12 किलोमीटर क्योंकि संलग्न क्षेत्र होगा, ये बाकी जो 176 किलोमीटर का होगा 24 किलोमीटर के बाद, यहाँ से 24 जो है ये 12 हो गया, फिर यहाँ पे 12, ये हो गया टोटल 24। ठीक, ये टोटल 200 का है तो 176 किलोमीटर बचा ना। इसे हम लोग बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी इस 200 किलोमीटर तक अगर हम चाहें, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चाहें तो कृत्रिम द्वीप बना लें, हम चाहें तो तेल निकाल लें, हम चाहें तो गैस निकाल लें, हम चाहें तो कोयला निकाल लें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम चाहें तो समुद्र से कोयला निकाल सकते हैं। यानी जो अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ रहा है वहाँ तक हम उस समुद्र का दोहन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से कोई दूसरा देश जो है, जो 176 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर तक है, इसके दायरे में कोई दूसरा देश आके कोयला नहीं निकाल पाएगा। अगर यहाँ पे कोई कोयला मिला तो उस देश को वही निकालेगा जिस देश के करीब में है वो। कोई तेल का भंडार मिला तो इस देश से वही तेल निकालेगा जो देश उसके पास में है। ठीक है। अगर कोई गैस का भंडार मिला तो वही देश यहाँ से यहाँ तक में तेल निकालेगा जिस देश का वो है, जिस देश के अंकलास वाले नियम के क्षेत्र में मतलब वो आ रहा है। ठीक है, वही कर पाएगा इसको। बाकी अगर ये जो 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर तक आपको एंट्री पूरी नहीं मिलती है, आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है। बाकी इस 24 किलोमीटर के बाद आप अपनी जहाज ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे देश में जा रहे हैं आप तो ले जाइए। ठीक है। लेकिन इस 24 किलोमीटर के अंदर जब भी आप एंट्री करना शुरू करेंगे तुरंत जो है आपसे पूछताछ होने लगेगी, आपसे टैक्स लिया जाने लगेगा। ठीक है। जैसे ही आप इस 12 किलोमीटर के अंदर घुसेंगे, इस 12 किलोमीटर तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये 24 किलोमीटर तक का है, यहाँ से इस 24 किलोमीटर के बाद आप क्या करेंगे, आप टैक्स देना शुरू कर देंगे। ये चीज समझ आ रहा है। यानी जो अस्थाई रेखा खींची गई है, ठीक है, इस अस्थाई रेखा से 12 किलोमीटर तक, यानी एक रेखा खींच देते हैं हम, ठीक है। अब जो अस्थाई रेखा मान के चलिए खींचे, ये इसलिए खींचा गया है कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई गई है, या भारत की जो सीमा टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी सीमा को एकदम सीधा कर दिया गया है। ठीक है। और सीधा करने के बाद जो रेखाएं खींची गई है उससे पहला जो 12 किलोमीटर है वो प्रादेशिक सीमा है, उसके अंदर कभी भी कोई भी जहाज बिना अनुमति के एंट्री नहीं करेगा, बिना पूछे उस देश से एंट्री नहीं करेगा। अगर बाई मिस्टेकली इंटर कर जाता है तो उसे जो जहाज को पकड़ लिया जाएगा, उस जहाज वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उससे सब कुछ पूछताछ की जाएगी। या हो सकता है कुछ अनैतिक कार्य से वो जहाज आया हो तो उस जहाज को गोली मारने का भी आदेश दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इस 12 से बाद जो है 12 किलोमीटर का है, यानी यहाँ से लेकर जो 24 किलोमीटर का क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, ये 24 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आपको टैक्स लेने का अधिकार है। यानी अगर इसके बाद इस 24 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई जहाज आपके आ गया अंदर तो आप उसे टैक्स वसूल लेंगे, आप उसे टैक्स ले लेंगे, क्योंकि आप हमारे संलग्न क्षेत्र में आए हैं। ठीक है। तो आपसे हमें टैक्स लेने का अधिकार है। इस 24 किलोमीटर के बाद हमारे आप सीमा में बिना हमसे अनुमति के नहीं घुस सकते हैं इस 12 किलोमीटर के बाद। ठीक है। 176 किलोमीटर के अंदर आप जो है सीमा से आ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कोयला निकला, गैस निकला, तेल निकला, कोई भी चीज़ निकला, उसके पूरे मालिक हम होंगे। ये बताया गया है आपके अंकलास नियम के अनुसार। ठीक है। तो इस अंकलास नियम को थोड़ा सा लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ये सभी देशों के लिए है।
और देखिए एक चीज़, ये जो किलोमीटर हुआ है ना, इसको लिखना है नॉटिकल मील, ठीक है, इसको लिखे ENM नॉटिकल मील। लगभग 1.86 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। ठीक है, वो किलोमीटर नहीं होगा, वो नॉटिकल मील होगा। ठीक है, सर क्या इसका एनएल का मतलब? नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर 1.86 किलोमीटर। यानी ये जो 12 किलोमीटर है, जो 12 नॉटिकल मील है, लगभग ये 20 किलोमीटर करीब हो जाएगा। ठीक है, ये 20 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी 20 किलोमीटर हो जाएगा, लगभग ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है 176 में फिर 1.8 में गुणा कर दीजिए, जितना आएगा हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा समुद्रिक जो दूरी है, ठीक है, उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। ठीक, जब नॉटिकल मील में मापा जाता है तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.86 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा है भारत का जल क्षेत्र। ये जो नियम बनाया गया है ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, ये सभी देशों के लिए बनाया गया है। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, सॉरी, जिस देश के पास सामुद्रिक सीमा होगी उस देश के पास ये नियम लगेगा। लेकिन चाइना जैसे थेथर देश को ये नहीं समझ में आता है, वो कह देता है। क्यों? इसीलिए कि दक्षिणी चीन सागर में बहुत ज़्यादा कोयले का भंडार है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का भंडार है। ठीक है, इसलिए जो है, और चाइना जो है दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। ठीक है, कृत्रिम द्वीप का मतलब है बहुत बड़े क्षेत्र पे बना के लोगों को बेच रहा है कि वहाँ रहिए, समुद्र में रहिए, समुद्र का मजा लीजिए। ठीक है, द्वीप बना रहा है, उस पर आप निवास करिए। भारत के पास ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। भारत पता नहीं क्या कर रहा है, भारत इस लक्षद्वीप को विकसित नहीं कर पा रहा है। भारत के लोग मालदीव जा रहे हैं घूमने के लिए, भारत के पास जबकि लक्षद्वीप है, भारत के पास अंडमान निकोबार है, भारत इसको टूरिज्म में विकसित ही नहीं कर पा रहा। अब जाके भारत टूरिज्म बना रहा है। मालदीव जैसा छोटा देश हमारे यहाँ के लोगों को बुला रहा है टूरिज्म पे। हम लोग इतने दिनों से देश में हैं, आज तक हम लोग इस अंडमान निकोबार को और यहाँ के लक्षद्वीप को विकसित नहीं कर पाए कि नहीं ये जो दोनों राज्य हैं, कम से कम इनको विकसित करते कि लोग टूरिज्म पे जाए तो यहाँ घूमें, उनको फील हो कि नहीं हम भी आए हैं घूमने। हम लोग मालदीव जाते हैं घूमने, मछली मारने, पैर हिलाने जाते हैं पानी में, वहाँ पे हमको यहाँ मिलता ही नहीं है। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, जबकि हमें टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। जो मालदीव लगभग 2 मीटर समुद्र तल से ऊपर है, 2 से 3 मीटर पे। सोचिए कि जिसकी सिर्फ समुद्र तल जो है ना, समुद्र तल है, मान के चलिए यहाँ पे समुद्र तल है, तो यहाँ से उसकी सिर्फ जो धरती की ऊंचाई है 3 मीटर है। यानी 3 मीटर अगर समुद्र का लेवल बढ़ा तो मालदीव डूब जाएगा। ठीक है, आप सोचिए कि 3 मीटर पे ये लोग बनाते हैं पानी में छप 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 करिए आप। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। और हमारा भारत महिलाओं को अलग सम्मान दे रहा है। अभी कल के बजरंग पुनिया जो है अपना पद्मश्री सम्मान शायद वापस कर दिए हैं, और शायद फुटपाथ पे शायद उसको रख के आए हैं। ठीक है, करिए अपने मन का आप लोग, क्योंकि देखिए खुद का ही उन्हीं का कोट है कि अगर तकलीफ़ देने वाले की हैसियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके सर पे भगवान का हाथ होगा तो तकलीफ़ देने वाले की हैसियत बहुत कम हो जाती है। और एक है कि बर्दाश्त करने वाले, ठीक है, अगर तकलीफ़ें देने वाला जो है उससे ज़्यादा ताकत होगी बर्दाश्त करने वाले की, ठीक है, तो फिर उसकी ताकत जो है ना तकलीफ़ देने वाले की 2 कौड़ी की रह जाती है। ठीक है, अगर जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाला अगर सहन करना सीख जाए ना, ठीक है,
तक अगर आप कोई तकलीफ़ें सहन करना सीख जाते हैं तो तकलीफ़ देने वाले की औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। ठीक है, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं और इस देश में कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। पूरी मीडिया का समझ में ही नहीं आ रहा है कि मीडिया कर क्या रही है। मीडिया का पता ही नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना हमको ये लग रही है कि भारत के 146 सांसदों को निलंबित किया गया है और मीडिया बिल्कुल चुप है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाह, इतने सांसद निलंबित है जो कि रिकॉर्ड है और मीडिया से बोल ही नहीं, किसी मीडिया पे इसकी चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं कर रहा, मीडिया है कहाँ। और हम लोग धर्म के नाम पे खोए हैं। बताइए, 146 सांसद निलंबित हैं और उसमें भी संसद के सदन में जो शीतकालीन चल रहा है उसमें विधेयक पारित हो जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी ने मिमिक्री पे वीडियो बना दिया, उसकी चर्चा है। यानी विपक्ष के लोगों का कोई ओहदा ही नहीं हमारे देश में बचा है। कोई बात नहीं है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे देश में ऐसा ही चलना चाहिए, एकदम ऐसा ही चलना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, आने वाले समय में बिना खाए हुए जिस दिन मरेंगे उस दिन इन लोगों को समझाएगा कि क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है ये चीज़। ठीक है, मरेंगे एक दिन बिना खाए हमारे देश के लोग, और होगी श्रीलंका जैसी हालत और पाकिस्तान जैसी हालत होगी, तब इन सबों को समझ में आएगा कि नहीं क्या होती है। एक तो हम देख रहे थे, कल रील्स देख रहे थे, वो बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए हम वोट देंगे उन्हीं को, हम वोट देंगे उन्हीं को। तो उससे पूछ दिया कि वो बोल रहा था कि आप कितने तक पढ़े हैं, तो कह रहा था कि जब फलाने की सरकार थी, पिछली सरकार जिनकी थी, चाहे जिनकी वर्तमान सरकार है, जिनकी भी सरकार हो, उस समय जो लोग पढ़ते थे वो लोग नाम नहीं बताते थे प्रधानमंत्री का, वो लोग को प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता था। और आज लोग, जब उस समय लोग पढ़ते थे तो लोग 4 से 5 तक सिर्फ पढ़ते थे और पीएम का नाम नहीं बता पाते थे। ठीक है, 4 से 5 तक नहीं पढ़ पाते थे और पीएम का नाम नहीं बता पाते थे। यानी गजब के तुम हो यार, क्या बोल रहे हो। और आज इंटर किया हुआ, एमएससी किया हुआ लड़का प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पाएगा। और उससे पूछ देगा तुम बताओ कि प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है, तो पता नहीं क्या बता रहा था। ठीक है, वो प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं क्या बता रहा था। हम सोचे, हम के देख लो क्या है। और ये लोग शांत हैं। चलिए शांत हो जाइए आप लोग, आएगा एक समय रोड पे निकलेंगे जिस दिन जनता ना बताएगी आप लोगों की भी औकात की आप लोग क्या हैं। जिस आर्टिकल 19 को लेकर आप लोग कूदते हैं ना, शांत हो जाएंगे आप लोग उस आर्टिकल 19 को लेकर जिससे लेकर आप कूदते हैं ज़्यादा आप लोग। इसमें जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, मीडिया जो है एक बार भी सवाल उठाई होती, पूछी होती पक्ष से कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग। ठीक है, 2-4 पत्रकारों के सवाल उठाने से ऐसा कुछ होगा, लेकिन चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, अब जो है आगे कुछ और पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे मैप खोलिए, देखिए यहाँ पे होगा कोको द्वीप। देखिए होगा कोको द्वीप। देखिए एक चीज़ और भूले हैं हम, लिख लीजिए, पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है इसको बोलता है रेड क्लिफ। ध्यान से उतर गया है, रेड क्लिफ। ठीक है,
रेडक्लिफ। सर कौन सा द्वीप बना है? कोको द्वीप। कोको द्वीप। नहीं मिला। नहीं मिल रहा है? यहीं पे होगा कोको द्वीप। आप लोग जो फिजिकल वाला है पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, या अंडमान निकोबार वाला खोलिए, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जहाँ दिया होगा वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कोको द्वीप। अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर दिया होगा कोको द्वीप। अरे अंडमान निकोबार जहाँ है ना यहाँ पे, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर देखिए कोको द्वीप दिया होगा। अंडमान निकोबार कहाँ देख रहे हैं? अरे जो अंडमान निकोबार का जो अलग से मैप बनाया था, कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए, ये जो मैप में बनाया था इस साइड में, ये देखिए वहाँ पे दिया होगा। नहीं मिला? देखिए कोको द्वीप, आप जब उसको खोलेंगे तो दिया होगा। अब इस कोको द्वीप को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया था। ठीक है, अब इस कोको द्वीप पे होता क्या है, ये भारत का द्वीप है। ठीक है, जो कोको द्वीप है भारत का द्वीप है, जिसे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया। अब म्यांमार को जब दे दिया तो अब क्या है, म्यांमार क्या करता है, म्यांमार इसमें इस वाले कोको द्वीप को चाइना को दे दिया था। इस वाले कोको द्वीप को चाइना को दे दिया कि अब चाइना क्या किया, चाइना यहाँ पे अपना सेटेलाइट भी उठाने लगा। इस कोको द्वीप पे चाइना अपने सेटेलाइट उठाने लगा। आप सोचिए कि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि यहाँ पे उड़ीसा में हमारा चांदीपुरी, जहाँ से हम लोग जो है मिसाइल टेस्ट करते हैं, वीडर द्वीप हमारा है, अब्दुल कलाम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग मिसाइल टेस्ट करते हैं। यहाँ पे चाइना बैठ जाएगा, तुम यहाँ से आज नज़र नहीं रखेगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। जो म्यांमार इतना कूद रहा है इस समय, वहाँ पे है सैनिक शासन। ठीक है, सैनिक शासन है। जो ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप पहले भारत का था। भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको दे दिया, दे कि नहीं आप इसको रख लीजिए। ठीक, अब म्यांमार उसको चाइना को दे दिया। अब चाइना वहाँ पे जब सेटेलाइट वाला बना रहा है तो म्यांमार में इस समय तख्ता पलट हुआ 2021 में। वहाँ की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की। ठीक है, इनको उठा के डाल दिया जेल में। ठीक है, वहाँ की सेना ने, जिसे हम लोग जुंटा सेना कहते हैं। ठीक है, वहाँ की सेना का नाम जुंटा सेना है। ठीक है, जुंटा सेना ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। जब जुंटा सेना ने जेल में डाल दिया, होता क्या है कि जो जुंटा सेना है वो है चाइना के पक्ष में। जो चाइना आपका है, म्यांमार यहाँ तक है, तो जो चाइना है के पक्ष, चाइना जो है वो जुंटा सेना के पक्ष में है, जबकि आंग सान सू की जो थी वो भारत के पक्ष में थी। ठीक है, अब होता क्या है, जब से जुंटा सैनिक शासन हुआ है इनका, तब से इन लोगों ने भारत वाले इस वाले क्षेत्र में लोग चाइना को सौंप दिए हैं। अब भारत को चाहिए कि म्यांमार पे हमला करे, इस जुंटा सेना पे हमला करे और इनको मारे पीटे। ठीक है, ये तुम सबसे पहले इसको वापस करो। ये मेरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको दिया था एक उपहार के रूप में, लेकिन अब हमें ये बर्दाश्त नहीं है, हम इसे छीनना चाहते हैं आपसे। ठीक है, अब यही पे हमारा अंडमान निकोबार भी है। ठीक है, ज़्यादा कूद रहे हैं म्यांमार वाले, चढ़ाई कर दो रात को लेके, तो चट्टे जहाज, 4 जहाज लेकर सैनिकों को चढ़ाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, हमला करके इसको ले लो। ठीक, इसको लेना जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। कहाँ है, कहाँ कि जब म्यांमार में सैनिक सेना हुआ ना, तो यहाँ पे जब बैठेगा चाइना, तो यहाँ से इसकी निगरानी करेगा। यहाँ से हम लोग सेटेलाइट लॉन्च करते हैं, आपने बताया आप लोगों को। ठीक है, इस यहीं पे ना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यहीं पे रहे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी निगरानी कर लेगा, यहाँ से इसकी निगरानी करेगा।
ठीक है, आप सोचिए कि हम्बन टोटा बंदरगाह पे वो आया, ठीक है, अपने जहाज़ लेके, जासूसी जहाज एक लेके आया था 2021 में, ठीक है, 2022 में, सॉरी 2022 में जासूसी जहाज लेके आया था अगस्त के समय। अब वो यहाँ से यहाँ की निगरानी कर ले रहा है, तो ये तो पास में ही है, ये वाला भाग ये तो पास में ही है, तो यहाँ से इसकी निगरानी नहीं कर पाएगा ये। यानी ये जरूरी है कि इस कोको द्वीप को भारत किसी भी तरीके से इसको ले, और ये जो वाला भाग है इसको पीओके वाले को किसी भी तरीके से ले, क्योंकि चाइना को अगर घेरना है, चाइना को अगर उसको पटखनी देनी है, तो इसको हमें लेना जरूरी है, ठीक है। और अपने आप को हमें इस अंडमान निकोबार वाले भाग को विकसित करना होगा, ठीक है, तब जाके भारत कुछ एक्टिव होगा। नहीं तो चाइना तो यहाँ बैठा है सिरहाने, यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान के सिरहाने बैठा है, बीच में तो बांग्लादेश की ये जो महिला है वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको भी पता कहीं क्या होगा, तो वो चाइना के पक्ष में चली गई थी, और यहाँ पे वो अपना सेना का अड्डा बनाने लगा। लेकिन फिर तब तक शेख हसीना भारत की दिल्ली में आ गई। मोदी जी मिले, मोदी जी मुझे कहे कि आप सुन रहे हैं कि अब हमारे पास में दे रहे हैं सेना अड्डा बनाने के लिए, तो कहीं हाँ दे दिए थे, उन कुछ पैसा की ज़रूरत थी इसीलिए दे दिए थे हम, लेकिन कहे देखिए आप उसको कैंसिल करिए, नहीं तो जितना आप हमारे यहाँ करने आएंगे हम सब उसको कैंसिल करेंगे। और हम आपको और जानते हैं शेख हसीना को, हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल होता है कि किसी भी देश को, छोटे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने बड़े देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन इस शेख हसीना के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे इसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। जब इसको रिसीव करने के लिए गए थे, इसको लगा ऐसा, इस शेख हसीना को लगा अरे वाह मोदी जी हमको सम्मान दे रहे हैं, अरे मोदी जी लड़के हैं, ठीक है, 10 रुपये का डेयरी मिल्क दे के पता नहीं क्या क्या सपने लड़के देखते हैं ना, वही है मोदी जी, ठीक है। मोदी जी ने सपना देखा कि अगर हम आपको यहाँ से रिसीव नहीं करना है एयरपोर्ट से, तो ये जो आप दे रही हैं अडवा ना, ये जो अडवा आप दे रही हैं, ये अडवा दे देंगी उसको, तो फिर हमारा भी सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, नेपाल में वो बना ही रहा है, केपी शर्मा ओली थे, नौटंकी टाइप का प्रधानमंत्री था वो, ठीक है, यहाँ पे बना ही रहा है, यहाँ पे बना लेगा, ठीक है। ये हमारा चिकन ने खैया है, यहाँ पे भैया घुस जाएगा वो, 34 किलोमीटर 35 किलोमीटर रास्ता है, उसको घुसने में कितना टाइम लगेगा। जब वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कर देता है, वहाँ के लोग यहाँ के नाम बदल देते हैं, जो वहाँ की विदेश मंत्रालय जो वहाँ का है, हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल देता है, तो उसको यहाँ से करने में कितना समय लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं भारत के पास ये शक्ति है, भारत के पास है शक्ति कि भारत इसको ले सकता है, भारत के पास है शक्ति कि भारत इसको ले सकता है, ठीक है। और अब भी फिलहाल कल संसद वगैरह में 3-4 दिन पहले अमित शाह बोल भी दिए हैं पीओके को ला के रहेंगे हम, अजीत डोभाल जो है इस पर काम भी कर रहे हैं कि पीओके को कैसे लाया जाए, ठीक है। और पीओके को भारत में लाया जाएगा चाहे जिस तरीके से, अब पीओके ही नहीं पूरा पाकिस्तान हमें चाहिए। अभी तो एक सीरीज आ रही है जिसमें कहा गया था, वो जो पत्रकार थी वहाँ की, हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहे थे कि अगर आप शादी नहीं किए हैं तो आप हमसे शादी कर लीजिए, ठीक है, हमसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, क्या आप पूरा पाकिस्तान दहेज में देंगी हमको, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है दहेज देने की, तो क्या आप अपना पूरा पाकिस्तान देंगी, ठीक है। तो मुंह लटक गया उनका। हम तो कहते हैं कि तुम छोड़ो, तुम दहेज मत देना। हमारे भारत के लोग बहुत ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, पाकिस्तान से शादी करा दो सभी लोगों को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक है, बाकी 2-2 3-3 ला देंगे सब यहाँ से, करें अपना शादी सब, ठीक है। जब शादी ही करना था उनको तो कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार के पास है वर्तमान में, लेकिन भारत को इसको लेना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहिए तो इसको समझाइए कि देखिए भैया बाबू देखो तुम ये ऐसा काम मत करो, अगर ऐसा काम करोगे तो हमें तकलीफ होगी, और हमें तकलीफ होगी तो फिर हम तकलीफ देने में थोड़ा भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो हमें तकलीफ मत दो, ठीक। तो कोको द्वीप किसके पास है, म्यांमार का है, म्यांमार के पास है, लेकिन इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया उसको, म्यांमार को, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जब आएंगे आप ऐसे ग्रेट निकोबार के पास देखेंगे, थोड़ा सा है इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया दिया होगा, पूरे फिजिकल में आइए, ठीक है। अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो वर्ल्ड मैप के, जो वर्ल्ड मैप का है, वर्ल्ड मैप के एशिया वाले भाग में आइए, वर्ल्ड मैप के एशिया वाले भाग में जो पृष्ठ पहला देख लीजिए कि एशिया कहाँ लिखा है, पृष्ठ पहला देखिए कि एशिया कहाँ लिखा है, एशिया वाले पे आइए, वो पूरे वर्ल्ड का है वो।
आपको एशिया वाले पे आना है, वो पूरे वर्ल्ड का है, पूरे वर्ल्ड वाले पे नहीं आना है, जिस पे सिर्फ एशिया का नक्शा हो, एशिया के नक्शे पे आइए सिर्फ। फर्स्ट पेज देखिए, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है एशिया का मैप, उस मैप पे आप आइए और देखिए कि एशिया में जो आपका भारत है और इंडोनेशिया वहाँ पे कहाँ है, एशिया में आइए। ऊपर ऊपर का जो रहता है उस पर देखा करके ना, यहाँ जो है लिखा रहता है एशिया, एशिया लिखा रहेगा प्राकृतिक भौतिक। एशिया प्राकृतिक होगा और भौतिक होगा। पश्चिम एशिया, ये पश्चिम एशिया नहीं, पश्चिम एशिया नहीं, दक्षिण एशिया। अरे उसमें बनाया होगा भारत का, देखिए ऐसे भारतीय का सब देश दिए होंगे, ठीक है, लिखा हुआ एशिया, एशिया के पॉलिटिकल वाले में, हाँ पॉलिटिकल वाले में आइए। देखिए यहाँ पे भारत में अंडमान निकोबार के पास दिया होगा, इंडोनेशिया देगा इस साइड दिया होगा, कोने में देखिए, यहाँ पे देखिए दिया होगा इंडोनेशिया का, सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, अंडमान निकोबार के एकदम लास्ट वाले ग्रेट निकोबार के पास देखिए दिया होगा सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का है सुमात्रा द्वीप, हम ही दिखाएं निकाल के। एशिया के पॉलिटिकल मैप में आइए, ठीक है, देखिए अरे लिखा तो है सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखा है, ठीक है, उसी के जस्ट बगल में देखिए लिखा होगा सुमात्रा द्वीप लिखा होगा, सुमात्रा लिखा है सुमात्रा, उसी के जस्ट अंडमान निकोबार के अंडमान सागर लिखा है, अंडमान सागर के जस्ट नीचे आइए थोड़ा सा लिखा होगा सुमात्रा, सुमात्रा लिखा होगा, वो दूसरा देश है, सुमात्रा लिखा है ना, और ये है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये सुमात्रा लिखा है, सुमात्रा और अंडमान निकोबार के बीच ग्रेट चैनल है, ठीक है, ग्रेट चैनल है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 8 डिग्री चैनल द्वारा, 8 डिग्री चैनल द्वारा जो लक्षद्वीप है, 8 डिग्री चैनल द्वारा जो लक्षद्वीप है मालदीव से अलग होता है, ठीक है। हम आपको बताए थे जब लक्षद्वीप पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हम बताए थे कि 8 डिग्री चैनल द्वारा जो लक्षद्वीप है वो मालदीव से अलग होता है, जबकि 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप से मिनिकॉय अलग होता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप से मिनिकॉय अलग होता है, जबकि 8 डिग्री चैनल द्वारा पूरे लक्षद्वीप से मालदीव अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे आइए अंडमान निकोबार वाले में, जहाँ अंडमान निकोबार के पास यहाँ पे जब भारत वाले में आइए, भारत वाले में, भारत वाले में से आइए, भारत वाले में, भारत वाले में, भारत वाले में जब आएंगे देखेंगे नीचे लिखा होगा पाक स्टेट, लिखा होगा पाक जल संधि लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए पाक जल संधि लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा मन्नार की खाड़ी लिखा है, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच जो है, सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच सीमा है, ठीक है, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया होगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये जो है दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है,
ठीक है। ये जो आपका पाक जल संधि है ये पूरे भारत के बीच है, भारत और इसके बीच है, और जो मन्नार की खाड़ी है श्रीलंका और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। अब इसी तरह की सीमाएं बहुत हैं। इस साइड देखिए पूरे इसको अरब सागर लिखा होगा, ठीक है, और इस साइड होगा बंगाल की खाड़ी, इस साइड है अरब सागर और इस साइड होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस साइड है अरब सागर, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये दोनों आते हैं हिंद महासागर के अंतर्गत, ठीक है। अब इसी के यहाँ एक होगा जो अंडमान निकोबार बता रहे थे, यहीं पे होगा इसके भी बगल में अंडमान सागर, ठीक है। यहीं पे इस साइड होगा अंडमान सागर, ये जो आता है आपका पूरा हिंद महासागर, ये पूरा अरब सागर का जो है हिंद महासागर के अंदर में आता है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और जो कुछ बचा होगा कल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मैथ में इतना ही। देखिए यहाँ पे एक ठो और बचा है, अफगानिस्तान क्या लिख लीजिए, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा यहाँ पे है। हाँ हाँ, अफगानिस्तान और भारत, अफगानिस्तान और भारत के बीच है डूरंड रेखा, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत के बीच है डूरंड रेखा। ठीक है, अब उसको बंद कर दीजिए, बाकी अब जो कल बचेगा बता देंगे।